में बम्पर वोटिंग हुई है, ये हम कह सकते हैं। 5 बजे तक का अगर ये आंकड़ा है तो यकीन मानिए अभी 6 बजे तक का जो फाइनल आंकड़ा आएगा वो इससे कहीं ज्यादा होगा, 3 से 4%। सबसे बड़ी बात है कि पहले चरण, फिर दूसरे चरण और तीसरे चरण, आखिरी चरण आते आते मतदाताओं में जोश सबसे ज्यादा देखने को मिला है। तीसरे चरण में बम्पर वोटिंग हुई है और सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल का ये वो इलाका है जो सत्ता का रास्ता तय करता है। सबसे जरूरी और अहम इसमें यह बात है कि किशनगंज, जहां 70% करीब मुस्लिम आबादी है, सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत 57% से भी ज्यादा 5 बजे तक किशनगंज में हुआ है। इसके अलग मायने हैं, इसके अपने मायने हैं और यह तय मानिए कि किशनगंज में अगर इतनी बम्पर वोटिंग हुई है तो सीमांचल एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा सरकार बनाने में। लेकिन जो एग्जिट पोल दिखाने जा रहे हैं हम, उससे पहले हम आपको बता भी दें कि एग्जिट पोल कैसे तय किया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण का रन आखिरी दौर में है। एग्जिट पोल पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि एग्जिट पोल के आंकड़े कितने सटीक और भरोसेमंद होते हैं। रिपोर्ट के आधार पर समझिए कि पिछले विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल और वास्तविक नतीजे में कितना फर्क था। एग्जिट पोल वो अनुमान जो बताता है कि कौन सी पार्टी या गठबंधन सत्ता पर काबिज होने जा रहा है। वैसे तो ये अनुमान ही है, लेकिन लोगों की दिलचस्पी इस बात में ज्यादा होती है कि तमाम एग्जिट पोल क्या संकेत दे रहे हैं नई सरकार को लेकर, क्योंकि एग्जिट पोल एक प्रकार का प्रेडिक्शन या अनुमान देते हैं। अलग अलग न्यूज चैनल अपने एग्जिट पोल देते हैं। न्यूज चैनल्स के अलावा कई एजेंसियां भी डाटा एनालाइज करती हैं। डाटा का आधार वोटर से लिया गया फीडबैक होता है। वोट देने वालों से पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया है। सैंपल साइज पर निर्भर करता है कि एग्जिट पोल कितना बड़ा है। बिहार चुनाव को लेकर भी सभी की निगाहें एग्जिट पोल पर हैं, लेकिन तमाम एग्जिट पोल कितने सटीक होते हैं, इसके लिए हमें पिछले कुछ आंकड़ों पर भी नजर दौड़ाना होगा। क्योंकि 2015 के सी वोटर एग्जिट पोल में महागठबंधन को 112 से 132 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया था, जबकि एनडीए को 101 से 121 सीटें मिलने का अनुमान था। टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल की बात करें तो पिछली बार एनडीए को 144 से 166 सीटों का अनुमान बताया गया था। महागठबंधन को 83 से लेकर 92 सीटों का अनुमान था, जबकि अन्य के खाते में 2 से 8 सीटें बताई जा रही थी। वहीं 2015 के नीलसन एग्जिट पोल की यदि बात करें तो महागठबंधन को 130 सीटें, जबकि एनडीए को 108 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया था। तो ये वो तमाम आंकड़े पिछले यानी 2015 के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के थे, लेकिन जो वास्तविक नतीजे घोषित किए गए थे उसके मुताबिक महागठबंधन के खाते में 178 सीटें आई, जबकि एनडीए महज 58 सीटों पर ही सिमट गया, जबकि अन्य के खाते में 7 सीटें आई थी। मतलब ये कि एग्जिट पोल के आंकड़े सही होंगे ही ऐसा नहीं है, लिहाजा आपको ये समझना जरूरी है कि एग्जिट पोल केवल एक अनुमान ही है। कई बार एग्जिट पोल सही भी साबित हुए तो कई बार गलत। ऐसे में इस बार के विधानसभा की स्थिति भी वास्तविक तौर पर 10 नवंबर को ही स्पष्ट हो पाएगी, जब नतीजों का ऐलान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारे साथ 3 संवाददाता मौजूद हैं जो दिन भर आप तक हर तस्वीर, हर अपडेट पहुंचाते रहे। संजय कुमार है चुनाव आयोग पटना से संवाददाता, राजेंद्र पाठक हैं पूर्णिया से संवाददाता, और मुजफ्फरपुर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवीण ठाकुर। रवियस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं किशनगंज से। सबसे पहले रवि, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपके पास आने के पीछे वजह यह है कि किशनगंज में 5 बजे तक जो आंकड़ा आया है, बम्पर वोटिंग हुई है, 57% से भी ज्यादा वोटिंग हुई है। किशनगंज जो सीमांचल का मुस्लिम बहुल इलाका है और बहुत कुछ सीमांचल और कोसी तय करता है सरकार बनाने में। उस सीमांचल और कोसी में सुपौल में 57%, किशनगंज में 57% से ज्यादा, कटिहार पूर्णिया में भी 52-53% से ज्यादा वोटिंग 5 बजे तक। 6 बजे तक और आंकड़ा बढ़ेगा, क्या कहता है? जी बिल्कुल सुमित, और जिस ढंग से किशनगंज में अगर बात करें तो सुबह से जिस ढंग से लाइन लगी हुई थी वो बिल्कुल
दिख रहा था कि यहाँ का जो प्रतिशत है वो निश्चित रूप से इस बार रिकॉर्ड नया तोड़ेगा, और वही दिखाई पड़ रहा है कि 5 बजे तक मतदान का जब प्रतिशत इतना है तो ज़रा जानिए कि जब 6 बजेगा तो इसका मतदान का जो प्रतिशत है वो कितना बढ़िया होगा। लेकिन इतना तो तय है कि जिस ढंग से ये प्रतिशत बढ़ा है वो बड़े इसके मायने निकलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे बिहार में जिसकी भी सरकार बनती है वो रास्ता सीमांचल का ही होता है, सीमांचल होकर के ही वो सरकार बननी होती है, और ये तीसरे चरण का मतदान जो है वो बड़ा अहम है। आपको अररिया की बात करें तो अररिया में भी जो है वो काफ़ी अच्छा परसेंटेज रहा है, और अंत तक अभी तक मतदान जो है वो चल ही रहा है। आधे घंटे का समय बाकी है, और आधे घंटे में ये मतदान जो है 243 विधानसभाओं के जो उम्मीदवार है उसकी कुछ किस्मत लोग जो है हैं, वो अगर बंद हो उनसे जाएगी। बात कर सकें तो किन मुद्दों पर उन्होंने वोट किया है, क्या मुद्दे उनके जहन में रहे? जी बिल्कुल सुमित, जी बिल्कुल सुमित, और जिस ढंग से कोरोना को लेकर के लगातार लोगों को डर लग रहा था कि पता नहीं मतदान होगा कैसे होगा, लेकिन एक बात तो है कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया है। आप लोग भी वोट डाल के ही आए हैं, इस बार जो वोट डाले हैं मत प्रतिशत काफ़ी बढ़िया है। क्या मुद्दे क्या रहे, क्या सोच करके? देखिए, मुद्दे तो हम लोगों के हैं कि बस रोज़गार, मेन तो रोज़गार है, और रोज़गार सरकार जो वादा कर रही है उस पर उनको खड़ा उतरना चाहिए, क्योंकि नीतीश सरकार जो है मुद्दे जो है वो रोजगार के हैं। मुद्दे रोजगार और क्या रोजगार है, आप नशा लोग मुक्ति यूथ है, हैं, डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, और क्योंकि ये सरकार जो 15 साल से रह रही है ये थक चुकी है, अब काम नहीं कर पा रही है। ये अब बेहतर क्या मुद्दे सोच करके यहाँ के लिए क्या मुद्दे रहे हैं आप लोग? यहाँ तो बहुत अच्छा रहा, हम लोग अच्छे से वोटिंग किए हैं, और तेजस्वी यादव जो हैं जो तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक जो मुद्दे हैं ये बताइए कि मुद्दे क्या क्या रहे हैं, और आपको यहाँ लोकल मुद्दे सबसे बड़े हमारे यहाँ जो मुद्दे हैं ये बाढ़ की समस्या है। बाढ़ हमेशा आती है, अररिया ही नहीं पूरे सीमांचल कोसी को प्रभावित करती है, लाखों लोग परेशान हो जाते हैं, घर बस जाता है, सरकार मुआवजा के नाम पे कुछ रुपया देती है उसमें भी वो करप्शन होता है। तो ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है कि बाढ़ से अगर हम लोगों को निजात मिल जाए तो यहाँ के लोग जो मजदूर बाढ़ से निजात मिल जाए। हर बार सरकार जो भी यहाँ पे विधायक आते हैं वो कहते हैं कि इस बार जो है वो ठीक कर देंगे, इस बार आप लोगों ने क्या तय किया? सबसे ज़्यादा देखा गया कि लॉकडाउन में जिस तरीके से हम लोगों को परेशानी हुई, हमारे मजदूर भाई जो कई किलोमीटर पैदल चल के आए वो भी एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ जो हमारे यहाँ से बहुत बाहर थे वो पैदल चल के आए, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर करता है जो यहाँ पक्ष में बहुत। यहाँ से पलायन भी बहुत बड़े संख्या में होता है, दूसरी जगह पे देखते हैं कि पलायन होने का जिम्मेदारी है सरकार का। नीतीश सरकार काम के योग्य नहीं है, वो अपने काम से जो है पीछे हटे हैं। ठीक है रवि, मैं आता हूं आपके पास। चुनाव आयोग से क्या डाटा मिल रहा है ये भी समझते हैं, और चुनाव आयोग ने भी बहुत बढ़िया काम किया है, प्रशासन में बहुत बढ़िया काम किया है, इसकी तारीफ करनी चाहिए। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या अब तक का आंकड़ा तो हम देख रहे हैं, क्या अब तक की तस्वीर रही है दिन भर में? एक मर्डर पूर्णिया में जरूर हुआ है। जी देखिए, अगर तीनों फेज की बात करें, अब तो चुनाव आखिरी चुनाव आज है और बहुत कम वक्त बचा है, और निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं प्रशासनिक अधिकारी, निर्वाचन विभाग और सारे पुलिस मुख्यालय से लेकर तमाम शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ। बिहार में कहीं से कोई ऐसी कोई खबर नहीं आई। आज की अगर बात छोड़ दे, एक घटना को छोड़कर, तो कुल मिलाकर शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है, और 5 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत है 54.06% है। और बात हो रही थी सुपौल की, बात हो रही थी सुपौल में 57.90% मतदान का प्रतिशत रहा, और दरभंगा में 53.44%। हालांकि वैशाली का जो 5 बजे का आंकड़ा है वो 49.97% आया है। एक बड़ी खबर है, मैं आपको जानकारी दे दूं, मधुबनी की एक घटना है जिसमें एक वोटर को बेवजह पिटाई करने का आरोप लगा था। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ए श्रीनिवासन साहब ने इस पूरे मामले को न्यूज़ 18 पर जिस तरीके से प्रायोरिटी बेसिस पे इस खबर को दिखाया गया, काफ़ी गंभीरता से लिया था, और डीएम को इंस्ट्रक्ट किया गया था इस पूरे मामले को लेकर। और जो खबर मिल रही है और जो जानकारी आई है, आधिकारिक पुष्टि हो गई है कि जो आरोपी दारोगा हैं जो बेवजह पिटाई कर रहे थे उनको निलंबित कर दिया गया। तो इस लिहाज से ये एक बड़ी खबर है। और सुबह में ही श्रीनिवासन साहब बता रहे थे कि जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है, निश्चित तौर पर कई ऐसे न्यूज़ 18 ने भी खबरें दिखाई कि कई मतदान केंद्र से पोलिंग सेंटर पे जो लोग लाइन में खड़े थे, वाकई में ये लोकतंत्र की मजबूती, उसकी सशक्त अभिव्यक्ति जो है वो दिख रही थी। और कहीं ना कहीं जो लोग मतदान केंद्र में खड़े थे उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, और उम्मीद की जानी चाहिए। और कोरोना काल में इतना बढ़िया इंतजाम में चुनाव करवाना बहुत बड़ी चुनौती थी। प्रवीण, मुजफ्फरपुर में क्या हालात रहे, जल्दी से बताइए। मुजफ्फरपुर में भी दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग हुई थी, इस बार क्या स्थिति है?
जी देखिए, दूसरे चरण के चुनाव में मुजफ्फरपुर अव्वल रहा था जिन जिलों में चुनाव बिहार में हो रहे थे, लेकिन जो आज का फिगर है आप देखें, बिहार का जो ओवरऑल फिगर है 5 बजे का वो 54% के करीब है, और जो मुजफ्फरपुर का फिगर है वो 54% से अधिक है, 54.54। लेकिन जो आप देखिए 6 विधानसभा क्षेत्र में जो मुजफ्फरपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ 48% लगभग वोटिंग हुई है, जो शाम 5 बजे का फिगर है। तो जो ओवरऑल फिगर्स है शहरी विधानसभा क्षेत्र में जो एलिट लोग होते हैं उनमें जो अभी भी रुचि उस प्रकार की नहीं होती है, वो ओवरऑल फिगर्स में दर्शाता है। हालांकि जो अंतिम घंटे का फिगर आएगा 6:15 के आसपास, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल यदि 50% से अधिक वोटिंग होती है इस कोरोना काल में, तो आप मान सकते हैं उम्मीद करनी चाहिए कि 55% तक जाएगा, उससे ऊपर भी जाना चाहिए। राजेंद्र पाठक पूर्णिया से जुड़े हुए हैं। पूर्णिया में 51% के करीब 5 बजे तक है मतदान प्रतिशत। आप घूमे होंगे अलग अलग जगहों पर, जोश कैसा दिखा मतदाताओं में और मुद्दे क्या रहे? जो पॉलिटिकल स्टैंड थे पार्टियों के, गठबंधनों के, उस हिसाब से भी लोगों ने सोचा है, तो दोनों हिसाब से वोटिंग हुई है। एक बात और है कि जो भीड़ कम दिख रही थी उसकी एक तकनीकी वजह यह सामने आई है कि जो बूथ के भवन थे उनमें बूथों का एक्सटेंशन किया गया था, यानी जिसमें एक बूथ थे वहां 2-2 बूथ भी हो गए हैं। इस वजहों से वोटिंग प्रतिशत तो पीठासीन पदाधिकारियों ने अच्छा बताया है, लेकिन मजमा और जो भीड़ था वो नहीं दिख सका है। हालांकि इसका प्रतिशत जब अंतिम में आएगा तो पूरी बातें साफ हो जाएंगी। ठीक है। रही बात आपराधिक घटनाओं की, तो 2 घटनाएं यहाँ हुई हैं और उसको पुलिस निपटाने में लगी है। चलिए ठीक है, आप सभी बने रहिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। राम सागर सिंह है बीजेपी के नेता, हरखुजा कांग्रेस के नेता, सुहेली मेहता जेडीयू नेता, निराला यादव आरजेडी नेता, फजल इमाम आरएलएसपी नेता। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। और जो बम्पर वोटिंग हुई है तीसरे चरण में, सबसे पहले मैं 30 सेकंड का रिएक्शन चाहूंगा, ज्यादा नहीं, कम शब्दों में रिएक्शन दीजिए। शुरुआत राम सागर जी। बम्पर वोटिंग तीसरे चरण में, कोसी सीमांचल का इलाका है, मिथिलांचल का इलाका है। हालांकि मिथिलांचल के मुकाबले कोसी और सीमांचल में ज्यादा वोटिंग हुई है। ये हम राम सागर सिंह जी को दिखाइए, कहां है राम सागर सिंह? आवाज आ रही है राम सागर जी? चलिए, कुछ तकनीकी समस्या है, जुड़ नहीं पा रहे हैं, हम जुड़ेंगे कुछ देर के बाद। लेकिन उससे पहले मैं दोबारा किशनगंज जाना चाहूंगा, और किशनगंज इसलिए जाना चाहूंगा कि जो एक फैक्टर ये भी रवि माना जा रहा था कि ओवैसी फैक्टर हैं, तो क्या ये एक फैक्टर ये भी रहा वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का? आप किशनगंज में 2 दिनों से हैं, किशनगंज की हवा आप समझ रहे हैं, सीमांचल की हवा आप समझ रहे हैं, सीमांचल में आप चाय बागान भी आप गए होंगे। क्या वहां पर एक मुश्त वोट पड़ रहा है, या फिर एक बिखराव जैसी स्थिति थी, या मुद्दों को लेकर लोगों की सोच जो थी वो एक मुश्त थी? आपको एक जैसा लगा सबकी सोच, सब वोटरों की सोच, या सबके अपने अपने मुद्दे थे? देखिए सुमित, अगर किशनगंज की बात करें तो बड़ा दिलचस्प सवाल है, क्योंकि वहाँ पे जो मतदाता हैं वो बड़ा सजग है और हमेशा जो है वो कोशिश इस बात की रहती है कि निर्णायक वोट करें। और इस बार के जिस ढंग से वहाँ पे मतदान हुआ है और जिस ढंग से लोग अपने बूथों पर उमड़े हैं, वो कहा जा सकता है कि बहुत हौसले के साथ और एक ढंग से कहें तो उत्साह के साथ उन लोगों को जुड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि किशनगंज की सीट जो पिछले 2019 में AIMM ने झटक लिया था कांग्रेस से, जबकि पिछले 7-8 बारों से कांग्रेस की सरकार थी, इस बार कहना मुश्किल है, यहाँ पे मुश्किल हो सकती है यहाँ पे AIM को अपनी सीट बचाना यहाँ पे। लेकिन देखना होगा कि जो वहाँ की जनता है वो उन्होंने क्या फैसला किया है। लेकिन एक बात तो यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई पड़ रही थी कि भटकाव जो है वो बहुत कम दिखाई पड़ रहा था। आप लोग एक ही सवाल बस जो है, छोटा सवाल, सभी जितने भी हैं, क्योंकि वहाँ वोटर हैं वो अपने आप निकल कर आएगा। उन्होंने उम्मीदवार को देखा या फिर सरकार चुनने के लिए वोट किया? बस एक सवाल, छोटा जवाब। जी बिल्कुल, और ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो वोटर है, मतदाता है, वो क्या सोचता है। आप जब वोट डालें तो क्या अपने उम्मीदवार को देख करके कि फिर
पार्टी को लेकर के, दल को नहीं, लेकर पार्टी महत्वपूर्ण नहीं थी, स्थानीय मुद्दे महत्वपूर्ण थे। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है बिहार में, जिस तरह से आपने रोजगार और महंगाई। जी बिल्कुल मुद्दे को हम लोगों ने मुद्दे को लेकर ही वोट किया है और मुद्दा यहाँ पे बहुत सारी है। रोजगार है, बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, नशा मुक्ति है। लेकिन एक बात है कि ये भी देख रहे हो कि कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा है, कि मुद्दे ही ज्यादा नहीं, मुद्दे नहीं। चलिए ठीक है, मैंने बात है सरकार मतलब बढ़िया आ जाए बस। हम सरकार और रोजगार, ये किशनगंज से रिपोर्ट आ रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, राम सागर सिंह, हरखू झा, सुहेली मेहता, निराला यादव, फजल इमाम। राम सागर जी बीजेपी से हैं, हरखू झा कांग्रेस से हैं, सुहेली जी जेडीयू से हैं, निराला जी आरजेडी से, फजल इमाम आरएलएसपी से। 30 सेकंड का रिएक्शन मैं चाहूंगा सबसे। बम्पर वोटिंग हुई है तीसरे चरण में, और सबसे बड़ी बात कि कोसी और सीमांचल में भी सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। किशनगंज में तो 57% के पार 5 बजे तक का आंकड़ा है, 60 पार कर सकता है 6 बजे के बाद। क्या मायने आपके लिए? सबसे पहले राम सागर जी आपसे। जी, मेरा जो आपके चैनल पर ही देख रहा हूं कि महिलाओं की काफी अच्छी कतार थी, और उन महिलाओं का कतार देख करके मुझे काफी खुशी हो रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश जी की सरकार मिलकर जो महिलाओं के लिए शौचालय का घर में प्रबंध किया, पक्का मकान का दिया, और बिजली का प्रबंध किया घर में, और स्वच्छता का ख्याल रखा। ठीक है 30 सेकंड में हम फिर आएंगे, विस्तार से आएंगे 30 सेकंड में। ये अनुमान आपका है कि उनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा थी जो एनडीए के पक्ष में है। सुहेली मेहता जी आपसे मैं आऊंगा दोबारा 30 सेकंड में। सबसे पहले खाता के द्वारा हमने उनको सहायता किया। ठीक है, सुहेली मेहता जी। देखिए, ये बहुत बड़ा ही सुखद संदेश है कि बहुत सुखद संदेश है कि आज तक के चुनाव में बिहार में सब दिन बेसिक नीड्स के मुद्दे पर चुनाव होते थे कि सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। वो मुद्दे खत्म हो गए क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में इन सब पर काम हुए और सभी घरों में ये सारे चीज पहुंचे हुए हैं। अब है मुद्दा रोजगार का। जो अगली सरकार हमारी बनेगी तो निश्चित रूप से ये अनाउंसमेंट हुआ है, हमारी सरकार ने ये घोषणा की है कि अगली सरकार बनती है तो प्रत्येक युवा को अपना कारोबार शुरू करने के लिए और महिलाओं लगता है कि आपके रोजगार के मुद्दे पर इतनी बम्पर वोटिंग हुई है सुहेली जी, या फिर अब बिल्कुल हुई है, चूंकि ये या 10 लाख नौकरी पर हुआ बम्पर वोटिंग हो रही है। निराला यादव जी, हमारी सरकार टेस्टेड है तो सुनिए ना, पहले मेरी बात सुनिए। मैं 30 सेकंड का रिएक्शन में ले रहा हूं मैम, उसके बाद फिर विस्तार से आएंगे। सबका रिएक्शन बम्पर वोटिंग पर ले लेता हूं। बम्पर वोटिंग के मायने आपके लिए क्या है? चुनाव जी सुना जाए, एनडीए के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं था सिवा लालू प्रसाद यादव के परिवार पर उंगली उठाने का। निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल का एक रहा है मुद्दा युवाओं के लिए कि बेहतर भविष्य के, स्वर्णिम भविष्य के लिए, रोजगार के लिए, और खासकर बिहार को जो बामन घोटालों के मकड़जाल में जो दलदल में ये बिहार फंसा हुआ था और यहाँ की जनता जो त्रस्त थी सरकारी मशीनरियों से, इससे निकलने की जो उसको छटपटाहट थी वो पंक्तियों में दिखती नजर आई। और महिला और पुरुष दोनों मिलकर के राष्ट्रीय जनता दल को, तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार को बदलने के लिए उन्होंने मैंडेट दिया है, वोट किया है। सीमांचल में बिहार की जनता ये भी जानती है कि बगल में झारखंड स्टेट है, और इनके रूल्ड स्टेट ही हैं जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का। वहां भी 5 लाख रोजगार का वायदा इन्होंने किया था नौकरी देने का, और 1 साल होने जा रहे हैं, ये 5000 को भी नौकरी नहीं दिए हैं। ये भी बिहार की जनता देख रही है। वायदा तो हमारे देश के, नौकरी नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ लोगों का वायदा किया था और 15 लाख रुपए देने की भी वायदा की थी। पहले ये मैं भाई से जानना चाहूंगा, हम अपने पैनलिस्ट मित्र से, और नौकरी के एवज में क्या क्या लेते हैं, बिहार की जनता को ये भी पता है कि नौकरी के एवज में ये खेत लिखवाते हैं, ये मकान लिखवाते हैं, ये पैसे लेते हैं। ये बिहार की जनता को पता है, ये बिहार के युवाओं को पता है। न्यूज चैनल का समय महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि अपनी बात और हम लोगों की बात जनता बारी बारी से रखिए। मैं भी यही चाहता हूं, बारी बारी से रखें। मैं हरखू झा जी, मैं आता हूं उस पर। देखिए, ये बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप हो गया, अब फैसला हो गया।
अब राम सागर जी, अब निराला जी, क्या ये बहस करके आप करेंगे? फैसला तो हो गया, 10 तारीख को पता चल जाएगा आपका 10 लाख जीता या आपका 19 लाख रोजगार जीता। लेकिन मैं आकलन की बात कर रहा हूं, बम्पर वोटिंग की बात कर रहा हूं। हरखुजा जी, 19 लाख के साथ साथ और पहले जाइए कोसी और सीमांचल में बम्पर वोटिंग, कांग्रेस का गढ़ कभी किशनगंज रहा था। AIM ने आपसे झटक लिया था उपचुनाव में, किशनगंज में बम्पर वोटिंग हुई है। अभी भी गढ़ है, अभी भी गढ़ है झा जी, अभी भी गढ़ है। मैं आपके चैनल उपचुनाव में AIM के कमरूल होदा जीत गए। आपका चैनल ने चुनाव में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और आपके चैनल के माध्यम से मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं, बिहार के मतदाताओं को धन्यवाद अपनी पार्टी की तरफ से देना चाहता हूं, अपनी तरफ से देना चाहता हूं, महागठबंधन की तरफ से देना चाहता हूं कि जिन्होंने तीनों चरणों में अच्छे मतदान का परिचय दिया, इस अदम साहस का परिचय दिया। कोरोना काल में सब घर से निकल करके वोटिंग किया, उसके लिए मतदाताओं को हम अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से, महागठबंधन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक रहा मुद्दे की बात, तो मुद्दे की बात में आपने जो बात कही है और जो आपने अपने टेलीविजन के चैनल पर किशनगंज की रिपोर्ट दिखाया है, वो मुद्दा कांग्रेस महागठबंधन का पहले से चला रहा था। आपको लगता है बम्पर वोटिंग उसी मुद्दे पर हुई है? हरखुजा जी, मैं आता हूं आपके पास जल्दी से। फजल इमाम साहब, मैं 6 बजे के बाद फिर से आप लोगों के पास आऊंगा विस्तार से, मैं विस्तार से आऊंगा, विस्तार से अपनी बात रखिएगा। फजल इमाम साहब जल्दी से 30 सेकंड। क्या रहा नहीं रहा ये बम्पर वोटिंग किसके लिए? तो अब जब 10 तारीख को रिजल्ट होगा, उपेंद्र कुशवाहा, ओवैसी के गठबंधन, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की तरफ। हाँ नहीं, निश्चित तौर पर देखिए 15 साल बनाम 15 साल के बीच किसी एक नए विकल्प की तलाश में बिहार है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप आरोप लगाए जा रहे हैं, मुझे कुछ इसमें कहना नहीं है। महागठबंधन के सरकार और NDA की सरकारें रहीं, ये दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। आरोप का जवाब आरोप आगे भी लगाते रहिएगा सर, लेकिन बम्पर वोटिंग का मतलब सब अपने अपने हिसाब से निकाल रहे हैं कि हमारे पक्ष में है। हम लौटते हैं बस थोड़ी देर में महा एग्जिट पोल के साथ। सरकार किसकी बनेगी, नतीजों से पहले यहां जानिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर।